तो शहर शहर हवा में जहर। जी हां, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर इस वक्त यही कह रही है। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा यूपी के नोएडा और गाजियाबाद जिले में देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये दोनों ही शहर सबसे ऊपर खराब स्टेज पर हैं, यानी कि यहां की हवा बेहद गंभीर श्रेणी में है। नोएडा गाजियाबाद के साथ साथ पश्चिमी यूपी का लगभग पूरा हिस्सा प्रदूषण की जद में है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, इटावा, आगरा, हर जगह प्रदूषण की चादर स्मॉग के रूप में फैली हुई है। सुबह और शाम स्मॉग में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खासकर स्कूली बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्रशासन ने आज से नर्सरी से 8th क्लास तक के स्कूल को बंद कर दिया है। हालांकि बच्चों की पढ़ाई के लिए नर्सरी से 8th तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। दिल्ली में भी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी का लगभग पूरा इलाका खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। नोएडा गाजियाबाद तो मानो दिल्ली की तरह गैस चैम्बर बन चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ही नहीं बल्कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, सहारनपुर तमाम जिलों में प्रदूषण के कारण सुबह से शाम तक स्मॉग की चादर सी छाई रहती है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण भयावह बना हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी हालात बदतर हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, नोएडा धुंध से छाया हुआ है। यहाँ का भी AQI 400 पार है। ये स्थिति लगातार पिछले 5-6 दिनों से बनी हुई है। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। खासकर छोटे बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने आज से स्कूल बंद कर दिए हैं। कक्षा 8 तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आउटडोर एक्टिविटी इनमें बंद है। अब इन बच्चों को शिक्षक ऑनलाइन ही शिक्षा दे सकते हैं। आउटडोर कोई एक्टिविटी स्कूलों में नहीं होगी। इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी भयावह तस्वीर गाजियाबाद से देखने को मिली। स्मॉग की चादर में लिपटा गाजियाबाद सुबह के वक्त मानो गुम सा हो गया, जैसे गगनचुंबी इमारतों को प्रदूषण का ग्रहण लग गया हो। आज गाजियाबाद का AQI लेवल 407 दर्ज किया गया है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद ही खतरनाक भी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। गाजियाबाद की जो गगनचुंबी इमारतें हैं, उनकी मैं बात अगर यहाँ करूँ तो वो गगनचुंबी इमारतें भी इस स्मॉग के चलते धुंधली नजर आ रही हैं। जहाँ तक भी आपको नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉग की एक मोटी चादर नजर आएगी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा एक खुले मैदान की। इस खुले मैदान में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ तक सिर्फ धुंध नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में विशेषकर बुजुर्ग जो लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हिदायत दी जा रही है डॉक्टर की तरफ से घर से ज़रूरी काम हो तभी निकलें, मॉर्निंग वॉक पे ना निकलें। यही कारण भी रहा कि अस्पतालों में दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के जो हालात नोएडा और गाजियाबाद में है, ठीक वैसे ही हालात मेरठ में भी है। मेरठ रेड जोन में आ चुका है। लोगों की माने तो प्रदूषण के कारण सांसों पर पहरा लग चुका है। परेशानी तो हो ही रही है। मास्क लगा के जा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। एकदम पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। इससे बच्चों के तो हेल्थ पे इफेक्ट आ ही रहा है। जो बड़े हैं, एजिड हैं, उनकी भी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम और सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में रेगुलर जलन। पिछले दिवाली से पहले से अब तक 10-12 दिन हो गए कंटिन्यूस लोगों के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। घर के अंदर ही सांस लेने में उठाना भी पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के स्कूल के अंदर। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 10-5 दिन के लिए तो ऐसा हो कि कम से कम स्कूल बंद हो जाए। धुंध है और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और आंखों में मिर्चें लग रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का असर 300 किलोमीटर दूर चंबल इलाके तक पहुंच चुका है। खासकर इटावा शहर का प्रदूषण स्तर बेहद खराब हो चुका है। सुबह से स्मॉग की घनी चादर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। मौसम में जिस तरीके से देखा जा रहा है, धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है, विजिबिलिटी घट रही है, बिल्कुल साफ तस्वीर लोगों को नज़र नहीं आ रही है। लोग परेशान हैं, आंखों में लोगों को जलन का एहसास हो रहा है। पहले तो सुबह उठ के ये लगा कि कोहरा होगा, लेकिन ये कोहरा नहीं था। जब चले तब तेज चलने के बाद जैसे पसीना आ जाता है तो पसीना आया। मैंने कहा कोहरा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने चलने में तो गर्मी वैसी है, लेकिन मौसम की धुंध तो बहुत थी आज, बहुत।
प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर इस वक्त स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ भी प्रदूषण खराब की श्रेणी में है, लिहाजा प्रदूषण रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। समय बढ़ने के साथ धुंध छट रही है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी लखनऊ का सुबह 6:30 बजे 216 था, जिसको वायु प्रदूषण के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन राजधानी लखनऊ है, लिहाजा एहतियात भी बरती जा रही है और इस धुंध को छांटने के लिए, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए नगर निगम की ओर से बाकायदा प्रयास किए जा रहे हैं। जो वाटर स्प्रिंकलर एप्लीकेशन और एंटी स्मॉग गन है वो शुरू कर दिया गया है। हम इस वक्त गोमती नगर इलाके में, आप देख सकते हैं नगर निगम की ओर से एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर काम कारोबार रोज की तरह जारी है। डॉक्टरों की माने तो लोग बेवजह इस वक्त प्रदूषण में बाहर निकलने से बचें। डॉक्टर की सलाह लें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। ये लोग थोड़ा सा एक्सपोजर को अवॉइड करें, मास्क लगा के रहें और थोड़ा सा अगर कोई इनको प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत, तो हमारे यहाँ सभी तरीके के डॉक्टर्स, फिजिशियंस सब अवेलेबल हैं। अस्पताल में तुरंत संपर्क करें। घर से बाहर निकलना थोड़ा सा बंद करें जब तक कि ये पॉल्यूशन का ज्यादा रहता है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा पश्चिम इलाका इस वक्त खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से, जो कि जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ रचना है, हमारे साथ हिमांशु हैं, मेरे साथ उमेश भी इस समय मौजूद हैं। साथ ही नोएडा से मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ेंगे। सबसे पहले उमेश के पास चलते हैं, जिनके पीछे हम कुछ महिलाएं भी देख सकते हैं। मेरठ से इस समय लाइव हैं। मेरठ से उमेश के पास सबसे पहले चलते हैं। उमेश, देखिए, उन जगहों को जिनके यहाँ पर प्रदूषण सबसे ज्यादा खराब होता है, उन जगहों को गैस चैम्बर का नाम दे दिया जाता है। मेरठ से आपसे अपडेट्स लेना चाहेंगे, क्या मेरठ भी गैस चैम्बर बना हुआ है? किस तरह की परेशानियां लोगों को यहाँ हो रही हैं? मौसम कैसा बना है? आपके पीछे जो लोग हैं उनके रिएक्शंस लीजिए। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी सांसों पर संकट बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर अभी भी गैस चैम्बर बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मेरठ की फिजा को लेकर वो क्या कहते हैं, मेरठ के वातावरण को लेकर आप क्या कहते हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? अभी भी AQI का जो लेवल है वो पुअर श्रेणी में है। आपको क्या लगता है, कितनी मुश्किलें हो रही हैं? आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? मेरा नाम बबीता गुप्ता है और मेरठ में आंखों में जलन होना तो एक बहुत मामूली बात हो गई है। आंखों में कभी भी जलन होने लगती है और ऐसा लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम लोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं इनरव्हील क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ और भी काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ। तो हम उन संस्थाओं से कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और केवल पेड़ ना लगाएं, उन पेड़ों को हम संरक्षित भी करें, क्योंकि पेड़ लगाए और वो मर गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। अभी यहाँ पर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी आए हुए थे, पर्यावरणविद आए हुए थे, आप लोग उनको सुन रही थी, प्रगति से प्रकृति पथ की वो बात कर रहे थे। तो आज इसकी जरूरत है, पर्यावरण को हमें, आपको, सबको बचाना होगा। यस, मैं दीपक गुप्ता मेरठ से। तो ये पर्यावरण से मतलब ये आंखों में जो जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत और ये बीमारियां जो वो फैल रही हैं, तो ये दूर होनी चाहिए। तो इसलिए पेड़ लगाएं, थोड़ा मतलब वातावरण को शुद्ध करें, पेड़ लगाएं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं हिमा गौड़ कौशिक, मैं बबीता जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इस बात को सुचारू रूप से मैं चाहती हूँ कि ये नियंत्रण किया जाए इस पर्यावरण के लिए। और पर्यावरण के लिए हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने घरों से ही शुरुआत करें, जहाँ पर हम घरों में मिनिमम है तुलसी जी का पेड़ जरूर लगाएं। तुलसी जी के पेड़ जरूर लगाएं। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल, हम सभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अभी अनिल जोशी जी आए थे, उनका भी यही संदेश था कि साइकिल से वो यात्रा पे निकले हुए हैं। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां आजकल बहुत ज्यादा हो गई हैं, उन पर रोक लगाए, थोड़ा सा हम उनका कम इस्तेमाल करें, तो साइकिल का हम इस्तेमाल करें। साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो ये है कि पर्यावरण पर बहुत असर पड़ेगा उसका। डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें। साइकिल की यात्रा हम लोगों को करनी चाहिए और डीजल वाली गाड़ियां और पेट्रोल वाली गाड़ियों पर लगाम लगनी चाहिए। जी बेशक, हमें जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं उनका कम प्रयोग करके साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें अभी CNG का भी बढ़ावा मिलना चाहिए मेरठ के एरिया में, कि CNG से 2 धंधे चलें और गाड़ियां चलें। इसके अलावा हर व्यक्ति को, हर आदमी को अपने घरों से
प्रयास करना चाहिए और अपने घरों में ज़रूर पौधे लगाने चाहिए। हर घर में अगर पौधे होंगे तो ऑक्सीजन जनरेट होगा और जहाँ भी जगह मिलता है रोडों के किनारे है और भी जगह बिल्कुल उमेश, साइकिल से सफर करना तो जरूरी है, अच्छा भी है सेहत के लिए, लेकिन उसके लिए मौसम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये मौसम ऐसा है कि आप साइकिल से सफर करें या फिर आप अपनी पर्सनल कार से कहीं निकल रहे हैं, सांस लेने में हर किसी को दिक्कत हो ही रही है। नोएडा चलते हैं जहां से हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। हिमांशु, देखिए इस समय मौसम ऐसा हो रखा है साल का, बल्कि अब ये आखिर वाला जो पीरियड है ना, इसको कह सकते हैं कि ये बड़ा ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। त्योहार पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब ये जाता हुआ साल लोगों को तकलीफ देता है। चाहे पराली जलाने का एक वजह हो जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाहनों से निकलने वाला धुआं डीजल हो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। हिमांशु, नोएडा से क्या अपडेट्स देना चाहेंगे आप? देखिए, आपको बता दें कि यूपी का शो विंडो है, ये औद्योगिक सेक्टर भी है और यहाँ पर जो प्रदूषण है वो बेहद खराब श्रेणी में है, यानी 400 के करीब है, जो बेहद खराब श्रेणी में है, बेहद खराब स्थिति है, भयावह स्थिति। और आपको सबसे पहले दिखाएंगे, हम एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं और आप देखेंगे विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी कम हो गई, विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास रह गई है और या कहें या उससे कम रह गई है। तो विजिबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये तकलीफ देह होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में हो जाती है, यानी हवा का ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और ऐसे में जो PM 2.5 होता है उसको क्योंकि ये पार्टिकल्स बेहद स्मॉल होते हैं, ये हिमांशु, मैं रोकना चाहूंगी आपको, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। अब्बास अंसारी को कोर्ट लेकर जाया जा रहा है पेशी के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कल से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी देर रात 11 बजे मेडिकल कराने के बाद, और अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और ईडी के कार्यालय से आप देख सकते हैं कि गाड़ियां निकलना शुरू हो गई हैं। ये गाड़ी निकल रही है, पहली गाड़ी पुलिस की है और उसके पीछे दूसरी गाड़ी, 3 गाड़ियां हैं, तीनों अर्टिगा गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में ही अब्बास अंसारी को बैठाया गया है। इन गाड़ियों में अब्बास अंसारी, इस गाड़ी में नहीं है, और इस गाड़ी में अब्बास अंसारी है, ये अब्बास अंसारी है और इस गाड़ी में अब्बास अंसारी को ले जाया जा रहा है और सीधे यहां से जिला कोर्ट ले जाने की तैयारी है। 3 गाड़ियां हैं, लेकिन ये दूसरी गाड़ी जिसका नंबर 8115 है, इसी गाड़ी में अब्बास अंसारी को ले जाने की तैयारी है। पुलिस की कई और गाड़ियां हैं, कोर्ट में पेशी की जाएगी और हम उस गाड़ी के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं और ये वो गाड़ी है जिसमें अब्बास अंसारी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और तो आप मेरे सहयोगी ये कवरेज देख रहे हैं जो कि इस समय उस गाड़ी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें इस समय अब्बास अंसारी मौजूद हैं। प्रयागराज की कोर्ट में आज पेश किया जाना है अब्बास अंसारी, जिसका कारवा आपसे थोड़ी देर पहले निकला है, आपने देखा। जाहिर तौर पर ये पेशी बहुत अहम मानी जाएगी क्योंकि रिमांड ली जानी है अब्बास अंसारी, जिसकी धरपकड़ के लिए 3 महीने पुलिस ने जद्दोजहद की है। पीछे कि कहां पर उनको ले जाया जा रहा है, तो अभी हम आपको दिखाएं कि अभी यहां से अब्बास अंसारी को ले जाया गया है। पीछे पुलिस की और गाड़ियां चल रही हैं, तो हम चलने की कोशिश करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब्बास अंसारी को कहां ले जाया जा रहा है। फोन रखिए, बैग टांगिए, तो वहां ले गए। मेरे सहयोगी को आप देख रहे हैं ये किस तरह से रिपोर्टिंग करके तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है। अब्बास अंसारी जिसकी धरपकड़ के लिए पिछले 3 महीने से जद्दोजहद चल रही थी, 8 अभी समय यहाँ पर मैं ईडी के दफ्तर पे हूँ, मैं जाने की कोशिश करूंगा। ऐसा लग रहा है कि वहां पर अब अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ से पुलिस लेकर गई है। सिविल लाइन इंस्पेक्टर मौजूद थे, पुलिस के अन्य आला अधिकारी थे, 2 COs भी थे और बीच की गाड़ी में बैठा हुआ था अब्बास अंसारी, और जिस गाड़ी अर्टिगा में बैठा था उसमें सफेद रंग के पर्दे लगे थे तो दिखाई नहीं दे रहा था साफ तौर पर, और वहां वो बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो 36 जिले हैं पूर्वांचल के, उनका ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर है और आज जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा अब्बास अंसारी को, और उसके बाद ईडी ये चाहेगी कि उसे कस्टडी रिमांड मिले ताकि और तहकीकात तो आके और इसमें पूछताछ की जा सके। लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट इसमें क्या कुछ कहती है और कोर्ट कितना इसमें कस्टडी रिमांड मंजूर करती है। हालांकि जो अब्बास अंसारी के अधिवक्ता हैं उनका ये कहना था कि उसमें वो कस्टडी रिमांड का विरोध करेंगे
अब देखना यह है कि क्या कुछ स्थिति इसमें बनती है और क्या कस्टडी रिमांड कोर्ट मंजूर करती है या फिर जो है उसको नकारती है। और लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कस्टडी रिमांड चाहे कुछ ही दिन की हो वो मिल सकती है ईडी को, और ईडी उसके बाद यहां से ले जाकर अब्बास अंसारी को लखनऊ, गाजीपुर व अन्य जगहों पर जहां पर संपत्तियां हैं जो अपराध से अर्जित की गई बताई जाती हैं उनकी जांच पड़ताल कर सकती है, उसके बारे में पूछताछ कर सकती है। जी उमेश, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और ये पेशी जो होनी है अब से थोड़ी ही देर के बाद ये पेशी होगी प्रयागराज की कोर्ट में और रिमांड मांगी जाएगी। सर्वेश, मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगी ये कि रिमांड बहुत जरूरी हो जाती है मांगना, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। तो कोर्ट रिमांड देगी जिसके बाद जिन सवालों को सख्ती से पूछा जाएगा तभी जवाब अब्बास से निकल पाएंगे। सर्वेश, जी निश्चित तौर पर इसमें तमाम जो सवाल हैं वो अभी उसके जवाब नहीं दिए हैं, और जैसा कि ये बताया जा रहा था कि अब्बास लगातार सहयोग नहीं कर रहा था यहाँ पर ईडी के अधिकारियों को, तो ये तमाम बातें कोर्ट में रखी जाएंगी और उसी के आधार पर ईडी ये चाहेगी कि कोर्ट जो है अब्बास का रिमांड दे। 3 से 5 दिनों का रिमांड मांग सकती है और अगर मिलती है ये रिमांड 3 से 5 दिनों की तो उसके बाद जो है यहाँ से अब्बास अंसारी को ले जाया जाएगा और उन जगहों पर ले जाकर पड़ताल की जाएगी और भी आगे की जो पूछताछ है वो ईडी कर सकती है अब्बास अंसारी से। तो अब्बास अंसारी कल से डिटेन थे और मैं आपको बताऊं कि अभी जो समय हो रहा है करीब 12:45 बजे लेकर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच आगे और पीछे पुलिस के स्कॉट थी और उसके बीच एक बीच की गाड़ी में रखा गया, बैठाया गया अब्बास अंसारी को और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से कोर्ट के लिए रवाना किया गया है। जी सर्वेश, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। कल जब हिरासत में लिया गया था ईडी की तरफ से अब्बास अंसारी को, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कहीं भी कोई डर नहीं देखा जा रहा था, या फिर अपना जिस तरह से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हरकतें की हैं, गुनाह किए हैं, उसमें उनके ना चेहरे पर शिकन थी ना उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक डर देखा गया। आज जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, जिस गाड़ी में वो मौजूद थे, आपने वो तस्वीरें भी दिखाई, आपने देखा होगा क्या आज लग रहा था कि उनके चेहरे पर डर या फिर उनकी गलतियों का कोई एहसास होता हुआ आप कैमरे में कैद कर सके हो पल? देखिए ऐसा कोई पल नहीं हो पाया क्योंकि व्हाइट कलर की जिस गाड़ी में बैठाया गया था उसमें पीछे की सीट पे अकेले अब्बास अंसारी बैठा था और आगे की सीट पर ड्राइवर के अलावा सिविल लाइन के इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो अकेला था और बहुत कुछ साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि शीशा बंद था और सफेद रंग का एक कर्टन भी उस पर लगा हुआ था, पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो सहज होकर बीचों बीच सीट पर बैठा था आराम से मस्ती के मूड में और उस पर कहीं से भी कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी कि अब उसे हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो किसी तरह की शिकन जो है कम से कम अब्बास अंसारी के चेहरे पर आज भी दिखाई नहीं दी जिस तरह से देखना ये बहुत जरूरी हो जाता है पूरी तरह से आज जब पेशी होगी कोर्ट में तो आखिर रिमांड कितने दिन की दी जाती है अब्बास अंसारी की। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द